शेखावाटी के रेतीले रास्तों में एक हवेली आज भी बंद पड़ी है। गांव वाले कहते हैं वहां जो अकेला जाता है वापस वैसा नहीं लौटता जैसा गया था। ये कहानी अंजलि की है, जिसने अपनी दादी की हवेली बेचने का फैसला किया और एक ऐसा राज जगा दिया जो 70 साल से पत्थरों के नीचे दबा हुआ था। गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं यह किस्सा सच है। अंजलि दिल्ली में प्रॉपर्टी कंसल्टेंट थी। दादी की मृत्यु के बाद हवेली उसके नाम हुई, नवलगढ़ के पास एक भूली हुई गली में, जहां पुरानी हवेलियों की कतार धीरे धीरे मिट्टी में बदल रही थी। इरादा साफ था, हवेली को हेरिटेज होटल बनाकर बेच देना, उससे मिली रकम से नया दफ्तर खोलना और अपनी टीम बड़ी करना। पहुंचते ही उसकी मुलाकात रुक्मणी काकी से हुई, जो 40 साल से हवेली की देखभाल करती थी। रुक्मणी की आंखों में कुछ अजीब ठहराव था, जैसे वो देख कम रही हों, याद ज्यादा कर रही हों। उसकी साड़ी का रंग वर्षों पुराना लग रहा था, फिर भी बिल्कुल साफ। रुक्मणी ने पहली ही शाम कहा, यहां रात को ज्यादा मत घूमना बिटिया। अंजलि हंसती बोली, शहर की लड़कियां इतनी आसानी से नहीं डरती, गांव की पुरानी कहानियों से भला क्या डरना। पहली रात आंगन में पायल की आवाज आई, धीमी लेकिन साफ, जैसे कोई धीरे धीरे चक्कर लगा रहा हो। कमरे का पुराना आईना, उसमें उसका अक्स एक पल को देर से बना, जैसे किसी ने पहले उसकी जगह ली हो। दीवारों पर पुरानी भित्ति चित्रकारी धुंधली पड़ चुकी थी, फिर भी कहीं कहीं आंखें साफ दिखती थीं। दूसरे दिन अंजलि ने रेनोवेशन के लिए मजदूर बुलाए। दोपहर तक एक मजदूर सीढ़ियों के नीचे वाले कमरे से भागते हुए निकला। वहां कोई खड़ा था दीवार के पास, बिल्कुल स्थिर, सांस तक नहीं ले रहा था। बाकी मजदूरों ने काम छोड़ दिया, कोई पैसे लेकर नहीं रुका। उसी रात दरवाजे अपने आप बंद होने लगे, बाहर से नहीं, अंदर से, जैसे किसी ने अंदर से कुंडी चढ़ाई हो। अंजलि को अलमारी के पीछे से अपनी दादी की एक पुरानी डायरी मिली, पन्ने सीलन से चिपके हुए, स्याही आधी धुली हुई। एक पन्ने पर सिर्फ इतना लिखा था, उसे कभी अकेला मत छोड़ना, वो अब भी इंतजार करती है। कोई तारीख नहीं थी, कोई नाम नहीं। रुक्मणी काकी से पूछा तो वो टाल गई, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थीं। चाय का कप हाथ से लगभग छूट गया। तीसरी रात रसोई से बर्तन गिरने की आवाज आई। अंजलि गई तो कुछ नहीं गिरा था, सब कुछ अपनी जगह पर था। सिर्फ फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, दरवाजे तक जाते हुए और फिर अचानक गायब हो जाते हुए, जैसे कोई बीच रास्ते में हवा बन गया हो। बाजार में सब्जी खरीदते वक्त गांव के एक बुजुर्ग ने उसे रोककर कहा, उस हवेली को बेचना है तो जल्दी बेच दो, रुको मत वहां, हमारी पीढ़ी ने वहां कई लोग खोए हैं। उसकी आवाज में डर से ज़ैलाप्सिंग थकान थी, जैसे ये बात वो कई बार पहले भी किसी और से कह चुका हो। चौथी रात अंजलि को अपने कमरे के बाहर कोई खड़ा महसूस हुआ। दरवाजे के नीचे से एक परछाई देर तक टिकी रही, फिर बिना आहट के हट गई, जैसे कोई देर तक उसे सोता हुआ देखता रहा हो। अंजलि ने पहली बार डर को गंभीरता से लिया, लेकिन जिद भी जाग उठी। उसने तय किया कि अकेले एक रात कैमरे के साथ हवेली में बिताएगी। रुक्मणी ने मना किया, मत करो ये बिटिया, कुछ दरवाजे खुद नहीं खुलते। लेकिन अंजलि नहीं मानी। यही वो रात थी जिसके बाद वापसी का कोई आसान रास्ता नहीं बचा। खिड़की के बाहर हवा भी उस रात अजीब तरह से रुक गई थी, जैसे पूरा गांव सांस रोककर देख रहा हो। गांव के एक स्थानीय ओझा को बुलाया गया, भोला बाबा, जो आसपास के गांवों में छोटी मोटी बाधाओं का इलाज करते थे, नजर उतारने से लेकर छोटे भूत भगाने तक। उनकी साइकिल की घंटी दूर से ही गली में गूंज उठी थी। उन्होंने आंगन में हवन रखा, नारियल फोड़े, धूनी जलाई, मंत्र पढ़े। आसपास कुछ गांव वाले दूर खड़े देखते रहे। शुरुआत में सब शांत लगा, हवा तक नहीं चली, पत्ते तक नहीं हिले। लेकिन जैसे ही उन्होंने हवेली के सबसे भीतरी कमरे की तरफ इशारा करते हुए मंत्र तेज किया, दिया अचानक बुझ गया, बिना किसी हवा के, एक झटके में। भोला बाबा का चेहरा सफेद पड़ गया, हाथ कांपने लगे।
ये कोई मामूली साया नहीं है, ये किसी की पुरानी जिद है सबदिया, बहुत पुरानी। मेरी पूजा इसके सामने कुछ नहीं, मेरे पास इतनी ताकत नहीं। उसी रात हवन की राख आंगन में बिखर गई, जैसे किसी ने जोर से फूंक मारी हो, और एक कोने से हल्की सी हंसी सुनाई दी। इंसानी नहीं, लेकिन इंसान जैसी। भोला बाबा उसी वक्त सामान समेट कर निकल गए। दोबारा मुड़कर भी नहीं देखा, अपना दक्षिणा तक नहीं लिया। अंजलि अब समझ गई थी कि जो भी हवेली में है वो किसी आम पूजा से जाने वाला नहीं। रुक्मणी काकी उस रात असामान्य रूप से शांत खड़ी रहीं, दूर से ये सब देखती रहीं, एक अजीब सी मुस्कान लिए जो अंजलि को बाद में याद आई। अगली सुबह अंजलि ने तय किया, इसका असली जवाब किसी बड़े जानकार से ही मिलेगा, कोई ऐसा जो सिर्फ मंत्र नहीं, इतिहास भी जानता हो। रात भर वो सो नहीं पाई, हर आहट पर चौंकती रही। पास के कस्बे में पंडित देवकी नंदन रहते थे, इलाके के सबसे पुराने और भरोसेमंद तांत्रिक विद्वान, जिनके पास दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे। अंजलि हवेली की तस्वीरें और दादी की डायरी लेकर उनके पुराने किताबों से भरे कमरे तक पहुंची। पंडित जी ने डायरी के पुराने पन्ने गौर से देखे, चश्मा ठीक किया, फिर लंबी चुप्पी छा गई। पंडित देवकी नंदन ने बताया, ये हवेली 70 साल पहले एक ब्याह की गवाह बनी थी। परिवार की एक बहू थी, नाम था कमला। दहेज पूरा न होने पर उसे इसी हवेली के भीतरी कमरे में वो रुक गए, आंखें बंद की, फिर आगे बोले, उसे वहीं मार डाला गया और उसकी मौत को हादसा बताकर दफना दिया गया, बिना किसी को बताए। मरने से पहले उसने कसम खाई थी कि इस घर की हर पीढ़ी को वो खुद संभालेगी। रुक्मणी नाम की कोई एक औरत कभी नहीं रही, हर पीढ़ी में ये काकी बदलती रही है, पहले शांता, फिर गोमती, अब रुक्मणी। लेकिन गांव में किसी ने उसे बूढ़ी होते नहीं देखा। उन्होंने एक पुरानी तस्वीर निकाली, 50 साल पुरानी, जिसमें वही चेहरा था, वही आंखें। ये कमला है, वो खुद हर बार वापस आती है नया नाम लेकर, ताकि हवेली किसी और के हाथ न जाए, ऐसा पंडित जी ने बताया। तुम्हारी दादी भी यही जानती थी, इसीलिए डायरी में लिखा था, उसे कभी अकेला मत छोड़ना। वो चाहती थी तुम सतर्क रहो। तुम्हारी दादी ने खुद भी बरसों उससे बात की थी, बिना डरे। शायद इसीलिए हवेली तुम तक सुरक्षित पहुंची। अंजलि के हाथ कांपने लगे, गला सूख गया। पंडित जी ने एक रक्षा सूत्र और एक छोटी पोटली उसे थमाई। ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए तुम्हें बचाएगा, हमेशा के लिए नहीं। असली फैसला आज रात होगा, और वो फैसला डर से नहीं, समझ से लेना, ऐसा पंडित जी ने समझाया। बाहर निकलते हुए उन्होंने आखिरी बार कहा, याद रखना बिटिया, हर बाधा बुरी नहीं होती, कुछ सिर्फ थकी हुई होती हैं। अंजलि रात को हवेली लौटी, हाथ में पंडित जी की पोटली और रक्षा सूत्र बांधे। दिल तेज धड़क रहा था। गली की आखिरी स्ट्रीट लाइट भी हवेली से पहले ही खत्म हो गई थी। रुक्मणी दरवाजे पर पहले से खड़ी थी, जैसे उसे आने का पता था, जैसे वो हमेशा से जानती थी ये रात आएगी। दिए की रोशनी में उसकी परछाई अजीब तरह से लंबी दिख रही थी। रुक्मणी ने पूछा, कहां गई थी बिटिया इतनी दूर? उसकी आवाज में वही पुरानी नरमी थी, बिल्कुल पहले दिन जैसी। अंजलि ने पूछा, काकी, कमला कौन थी? ऐसा उसने हिम्मत करके पूछा। रुक्मणी का चेहरा एक पल को स्थिर हो गया, कोई सांस नहीं, कोई पलक नहीं, जैसे समय वही रुक गया हो। फिर धीरे धीरे वो पलटी। उसके पैर उठे थे, नाखून अचानक लंबे हो गए, त्वचा के किनारों पर हल्की सी परछाई जैसी रोशनी कांप रही थी। तुमने वो नाम क्यों लिया जो कभी किसी ने नहीं लिया? 70 साल में किसी की हिम्मत नहीं हुई। अंजलि पीछे भागी, भीतरी कमरे की तरफ, वही कमरा जिसका जिक्र डायरी में था, जिसके दरवाजे पर धूल जमी थी। दरवाजा अपने आप बंद हो गया, फिर खुद खुल गया, जैसे किसी ने भीतर से बुलाया हो।
रुक्मणी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। बाल खुले और उड़ते हुए बिना किसी हवा के, नाखून लंबे, आंखों में 70 साल की जिद जलती हुई। ये घर मेरा है, कोई इसे मुझसे छीन नहीं सकता। जैसे मुझसे मेरी जिंदगी छीनी गई थी, जैसे मुझे भुला दिया गया था। अंजलि दीवार से सट गई, हाथ कांपते हुए रक्षा सूत्र पकड़ा, पंडित जी के शब्द याद किए, नाम पुकारना, असली नाम, प्यार से, गुस्से से नहीं। रुक्मणी और करीब आ गई, धीमे धीमे कदमों से। उसकी परछाई दीवार पर उसके अपने आकार से कहीं बड़ी और टेढ़ी पड़ रही थी, जैसे कमरे की हर दीवार सांस ले रही हो। अंजलि ने आंखें बंद कर ली, फिर चीखी, कमला, तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत था, बहुत गलत था। लेकिन ये घर, ये मेरी दादी की निशानी है। तुम्हें यहां रोका नहीं जा रहा, तुम खुद को यहां बांधे बैठी हो 70 साल से, अकेली, अपने ही गुस्से की कैद में। ऐसा अंजलि ने चीख कर कहा। एक पल के लिए हवेली में सन्नाटा छा गया, इतना गहरा कि अंजलि को अपनी ही सांस डरावनी लगने लगी। रुक्मणी की आकृति कांपने लगी, जैसे कोई पुराना गुस्सा और पुराना दर्द आपस में लड़ रहा हो। उसकी आंखों से आंसू की जगह राख गिरने लगी, धीरे धीरे फर्श पर बिखरती हुई। धीरे धीरे उसका चेहरा नरम पड़ा, वही रुक्मणी जो अंजलि को पहले दिन मिली थी, बस अब उनमें थकान थी, गुस्सा नहीं। उसके कंधे झुक गए। मुझे बस डर था कि मुझे फिर भुला दिया जाएगा, जैसे पहली बार बुला दिया गया था। इतना कहकर वो आकृति दीवार की परछाई में घुलती चली गई, धीरे धीरे, जैसे धुआं हवा में मिल जाता है। दिया अचानक फिर जल उठा, कमरे में हल्की गर्म रोशनी फैल गई, जैसे बरसों बाद हवेली ने पहली बार सांस ली हो। हवेली में एक अजीब सी शांति फैल गई, तूफान के बाद वाली शांति, जिसमें राहत कम और थकान ज्यादा थी। अंजलि वहीं जमीन पर बैठ गई, सांसें भारी, हाथ अब भी कांप रहे थे, आंसू बिना रुके बह रहे थे। आंगन में दूर कहीं मुर्गे की पहली बांग सुनाई दी। सुबह होते होते उसने फैसला किया, ये हवेली अब किसी होटल में नहीं बदलेगी। कुछ चीजों को बेचा नहीं जाता, सिर्फ संभाला जाता है, समझा जाता है। खिड़की से बाहर सुबह की पहली रोशनी हवेली की पुरानी दीवारों पर बहुत दिनों बाद इतनी नरम लगी। अंजलि ने हवेली की डील रद्द कर दी, दफ्तर वापस दिल्ली से चलाने का फैसला किया। पंडित देवकीनंदन की सलाह पर हर साल कमला की याद में एक छोटा दिया जलाने की रस्म शुरू की गई। न पूजा न भय, बस एक याद। गांव वालों को यह अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे हवेली के आसपास फिर हलचल लौटने लगी। बच्चे फिर उस गली से गुजरने लगे, पुरानी दुकानें फिर खुलने लगी, शाम को चाय की ठेली भी वापस आ गई। रुक्मणी काकी उस रात के बाद कभी नहीं दिखी, न गांव में न बाजार में, जैसे वो कभी थी ही नहीं। लेकिन कुछ हफ्ते बाद अंजलि को दादी के पुराने सामान में एक और तस्वीर मिली, 100 साल पुरानी, धूल से ढकी हुई, राजघराने के किसी दूसरे हवेली की, जिसमें बिल्कुल वैसी ही एक काकी खड़ी थी, वही मुद्रा, वही शांत निगाहें। उस रात दूर उस दूसरी हवेली से हल्की सी पायल की आवाज आई थी, इतनी धीमी कि सिर्फ हवा का भ्रम लग सकती थी। लेकिन अंजलि को नींद नहीं आई। वो देर तक उस तस्वीर को देखती रही, हाथ हल्के से कांपते रहे। उसने वो तस्वीर संभाल कर रख ली, लेकिन सवाल यही रह गया, क्या कमला सच में शांत हो गई या सिर्फ किसी और हवेली की तरफ बढ़ गई? अगर आपको भी किसी पुरानी हवेली में कोई काकी अकेले रहती दिखे, जो आपको बूढ़ी कभी ना लगे, तो एक बार जरूर पूछ लेना, वो वहां कब से है। अगली कहानी में हम एक ऐसे किस्से पर लौटेंगे जहां ये सवाल पहले से किसी और ने पूछा था, और जवाब में जो मिला उसने पूरे गांव को हिला दिया। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगली कहानी बताएंगे कि सच में इंतजार कब खत्म होता है।